हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए एनसीईआरटी क्लास 11 फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी इस चैप्टर को हम इस बुक को जल्दी से पूरा कर लेते हैं चैप्टर 15 के पार्ट 2 के साथ। और जो पिछला पार्ट था दैट इज योर चैप्टर 15 का ही लाइफ ऑन द अर्थ का जो पार्ट 1 था, उसमें हमने किस तरीके से पढ़ा कि व्हाट इज योर इकोलॉजिकल सिस्टम्स क्या होते हैं, व्हाट आर योर फूड चेन्स, फूड वेब क्या होती है, कितने तरीके के हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, कौन कौन से कंज्यूमर्स होते हैं, किस तरीके की फूड चेन्स होती हैं, ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिशियस फूड चेन के बारे में। तो आज हम इसको आगे बढ़ाएंगे चैप्टर को। इसमें एक पार्ट और बचा हुआ है दैट इज अबाउट योर बायो जियोकेमिकल साइकिल्स। तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ज्योग्राफी के भी और वीडियोस आने वाले हैं और सब्जेक्ट्स के भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपसे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो हम आज बात करने वाले हैं अबाउट योर बायो जियोकेमिकल साइकिल्स। देख लेते हैं क्या है ये चीजें। द सन इज द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन विच ऑल लाइफ डिपेंड्स। हमें पता है कि सन जो है दैट इज योर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कह सकते हैं या फिर बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी। दिस एनर्जी इनिशिएट्स लाइफ प्रोसेसेस इन द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है मैंने आपको कल बताया था, जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। ये हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फेयर और लिथोस्फीयर का एक मिक्स पार्ट हो सकता है जहां पर भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, थ्रू फोटोसिंथेसिस द मेन सोर्स ऑफ फूड एंड द एनर्जी फॉर ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इट्स कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कन्वर्ट होती है किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में और ऑक्सीजन में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आउट ऑफ द टोटल सोलर इंसोलेशन, इंसोलेशन क्या होता है मैंने आपको बताया था, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ठीक है, आउट ऑफ द टोटल सोलर इंसोलेशन दैट रीचेस द अर्थ सरफेस, यानी कि जितना भी अर्थ की सरफेस पे आता है, ओनली अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, बहुत कम यानी कि 0.1% इज फिक्स्ड इन फोटोसिंथेसिस। यानी कि जितना भी टोटल इंसोलेशन होता है उसका सिर्फ 0.1% ही जो है वो इंसोलेशन जो है वो फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ इज यूज्ड फॉर प्लांट रेस्पिरेशन, आधा जो है वो प्लांट की रेस्पिरेशन में यूज होता है और बाकी जो है दैट इज टेम्परेरीली स्टोर्ड और इज शिफ्टेड टू अदर पोर्शंस ऑफ द प्लांट। और बाकी जो है वो या तो टेम्परेरीली स्टोर होता है या फिर अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लाइफ ऑन अर्थ कंसिस्ट ऑफ अ ग्रेट वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमें पता है कि जो लाइफ है यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स है वो बहुत ज्यादा टाइप के हैं, वेरियस टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। These living organisms exist and survive in a diversity of associations. उनकी जो associations है वो बहुत ज्यादा क्या है, diverse है। ठीक है, such survival involves the presence of systematic flows such as the flow of energy, जैसे हमने कल देखा था कि किस तरीके से फूड चेन में एनर्जी का फ्लो होता है, और फ्लो है वाटर का और फ्लो है न्यूट्रिएंट्स का। These flow show variations in different parts of the world in different seasons of the year and under varying local circumstances. तो जो ये फ्लो है ये चेंज होता रहता है, ये अराउंड दी वर्ल्ड सेम नहीं है, ये अराउंड दी सीजन सेम नहीं है। ठीक है, और ये अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में अलग अलग परिस्थितियों में क्या होता है, वेरी करता है। ठीक है, स्टडीज हैव शोन दैट फॉर लास्ट 1 बिलियन ईयर्स द एटमॉस्फेयर एंड द हाइड्रोस्फेयर हैव बीन कंपोज्ड ऑफ अप्रोक्सीमेटली द सेम बैलेंस ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स। तो कुछ इस तरीके की स्टडीज हुई हैं जिनमें ये सामने आया है कि पिछले 1 बिलियन वर्षों में, इन द लास्ट 1 बिलियन ईयर्स, क्या हुआ है कि एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर का जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं उनमें सेम बैलेंस रहा है। यानी कि जैसा 1 बिलियन पहले था, 1 बिलियन साल पहले था, वो अभी भी कुछ उस तरीके का ही बना हुआ है। अब ये कैसे बना हुआ है ये देखना है। दिस बैलेंस ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स इज मेंटेन्ड बाय अ साइक्लिक पैसेज थ्रू द टिश्यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बेसिकली एक बैलेंस बना हुआ है, तो ये एक साइकिल के फॉर्म में बैलेंस बना हुआ है। द साइकिल स्टार्ट्स बाय एब्सॉर्बिंग द केमिकल एलिमेंट्स बाय द ऑर्गेनिज्म एंड इज रिटर्न टू द एयर, वाटर एंड सॉइल थ्रू डिकम्पोजिशन। ठीक है, जो एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज से ये जो साइकिल स्टार्ट हो रही है ये कैसे स्टार्ट होगी, बाय एब्सॉर्बिंग द केमिकल एलिमेंट्स। जो केमिकल एलिमेंट्स है उनको एब्सॉर्ब किया जाएगा किसके द्वारा, बाय द ऑर्गेनिजम्स, और वो वापस रिटर्न करेंगे कहां, एयर, वाटर एंड सॉइल में थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि जो फूड चेन में हमने देखा था कि जैसे ग्रीन प्लांट्स आपके प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, उनको प्राइमरी कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं, उसके बाद टर्शियरी कंज्यूमर्स आते हैं, और
फिर लास्ट में क्या होता है कि जब सारे के सारे कंज्यूमर्स खत्म हो जाते हैं, जब वो प्लांट या एनिमल्स जो है वो डेड हो जाते हैं, तो उनके ऊपर डिकम्पोजर्स जो है वो फीड करते हैं। तो वापस से डिकम्पोजर्स उनका जो न्यूट्रिएंट्स होता है, उनके जो केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, उनको ब्रेक डाउन करके वापस एयर, वाटर और सॉइल में पहुंचा देते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो साइकिल है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। These cycles are largely energized by solar insolation। ये जो साइकिल्स हैं ये सोलर इंसोलेशन से एनर्जाइज होती हैं, क्योंकि सोलर एनर्जी एक प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे लिए। ठीक है, These cyclic movements of chemical elements of the biosphere between the organisms and the environment are referred to as biogeochemical cycles। तो इस प्रकार की जो साइकिल्स हैं, that is the cycles between the biosphere, यानी कि elements of the cycles, जो elements of the biosphere की जो साइकिल है between the organisms and the environment, उसी साइकिल्स को बोला जाता है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। ठीक है, बायो आपको पता है, बायो मींस होता है लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और जियो का मतलब है रॉक्स, सॉइल, एयर एंड वाटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब ये दो टाइप की होती है, दीज आर टू टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। जैसे पहली है द गैसियस साइकिल और दूसरी होती है सेडिमेंट्री साइकिल्स। ठीक है, गैसियस साइकिल्स में द मेन रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज द एटमॉस्फेयर, क्योंकि गैस की बात हो रही है तो एटमॉस्फेयर इसका एक मेन रिजर्वॉयर होता है, एंड द ओशियन। ठीक है, और इन द सेडिमेंट्री साइकिल द मेन रिजर्वॉयर इज द सॉइल, क्योंकि जो वर्ड है सेडिमेंट्री आपको पता है, हमने पीछे पढ़ा भी है इन द चैप्टर 5 दैट इज योर मिनरल्स एंड रॉक्स की सेडिमेंट्री आर द टाइप्स ऑफ रॉक्स। ठीक है, तो मेन रिजर्वॉयर सेडिमेंट्री साइकिल का जो होता है दैट इज द सॉइल एंड द सेडिमेंट्री एंड अदर रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो इनके बारे में हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अबाउट द वाटर साइकिल। ठीक है, चलिए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, द एटमॉस्फेयर एंड द लिथोस्फेयर मेंटेन्स बिटवीन देम a circulation of water in solid, liquid and gaseous form referred to as the water or hydrological cycle। ये चीज को, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को हम चैप्टर 13 में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप इसको, अगर आपको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में पढ़ना है या वाटर साइकिल के बारे में पढ़ना है, तो आप चैप्टर 13 में जाके प्लेलिस्ट, इस कोर्स की आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जो ये वीडियो सीरीज चल रही है इसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और चैप्टर 13 में जाकर आप उस साइकिल को अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसको हम वापस यहाँ पर दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगली साइकिल, दैट इज योर कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल में क्या है, देखिए, कार्बन इज वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमें पता है कि कार्बन क्या है, एक वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट्स है सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। इट फॉर्म्स द बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। द बायोस्फीयर कंटेन्स ओवर 500,000 कार्बन कंपाउंड्स इन देम। जो बायोस्फीयर है उसमें मोर देन 500,000 कार्बन कंपाउंड जो है वो प्रेजेंट है। द कार्बन साइकिल इज मेनली द कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन साइकिल बेसिकली क्या है, इट इज मेनली द कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का एक तरीके से आप कह सकते हैं क्या है, कन्वर्जन है। दिस कन्वर्जन इज इनिशिएटेड बाय द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू फोटोसिंथेसिस। स्टार्ट होगा ये कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको फिक्स किया जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सच कन्वर्जन रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट and glucose that may be converted to other organic compounds such as sucrose, starch, cellulose etc। तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, उसको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा फिक्स किया जाएगा किसमें, वो कन्वर्ट होगा किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ग्लूकोज में, और उसके बाद उससे और ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनेंगे, जैसे कि आपका सुक्रोज है, स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ये सारे। ठीक है, हेयर सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड डायरेक्टली बाय द प्लांट इटसेल्फ। तो कुछ कार्बोहाइड्रेट जो है वो चेंज नहीं होते, स्टार्च, सेल्यूलोज वगैरह में कन्वर्ट नहीं होते, वो प्लांट्स के द्वारा ही स्टोर कर लिए जाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज जनरेटेड। तो उस प्रोसेस में जब प्लांट्स जो है कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम कर रहे हैं तो कुछ और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जनरेट होती है, एंड रिलीज्ड थ्रू इट्स लीव्स और रूट्स ड्यूरिंग द डे। तो उसमें क्या होता है कि प्लांट्स, अगर आपको क्वेश्चन ये पूछा जाए कि क्या प्लांट सिर्फ ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, नहीं, प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करते हैं। इस प्रोसेस में यहां पर ये चीज समझाई गई है। ठीक है, द रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट बिकम पार्ट ऑफ द प्लांट टिश्यू। क्योंकि हम जैसे कहते हैं ना कि किसी फल में या किसी सब्जी में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट होता है, तो वो कहां से आता है, वो यही कार्बोहाइड्रेट होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के माध्यम से क्या होता है कि वो कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है, कुछ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि वो स्टार्च, सेल्यूलोज बन जाता है, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं कि वो प्लांट कंज्यूम करता है तो उससे वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है, और कुछ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि प्लांट के कुछ पार्ट्स में स्टोर हो जाते हैं। तो ये वही चीज है।
ठीक है। प्लांट टिश्यूज are either being eaten by the herbivorous animals or get decomposed by the microorganisms. ठीक है। The herbivores convert some of the consumed carbohydrate into carbon dioxide for release into the air through respiration. जैसे कि आप और हम हैं, अगर जो शाकाहारी लोग हैं वो बात की जा रही है हर्बीवोरस, अगर हम कोई सब्जी खाते हैं या कोई फल खाते हैं तो हम क्या करेंगे, हम उसको खाएंगे, बदले में हमारे पास वो कार्बोहाइड्रेट आएगा और हम फिर वापस से क्या करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है। The microorganisms decompose the remaining carbohydrates after the animal dies. Microorganisms क्या करते हैं कि जब आपका एनिमल डाई कर जाता है उसके बाद वो कार्बोहाइड्रेट को डिकम्पोज कर देते हैं, जितना भी बचा हुआ रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट होता है उसको। ठीक है। The carbohydrates that are decomposed by the microorganisms then get oxidized into कार्बन डाइऑक्साइड एंड आर रिटर्न टू दी एटमोस्फेयर। तो कार्बोहाइड्रेट्स को वो डिकम्पोज करते हैं और उससे क्या होता है, वापस से वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, और वापस वो एटमोस्फेयर में चला जाता है। तो इस तरीके से पूरी की पूरी एक कार्बन साइकिल जो है कि किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से आती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और वापस वो या तो हर्बीवोरस के एनिमल्स के द्वारा या फिर वो डिकम्पोजर्स के द्वारा वापस से किस तरीके से वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो ये पूरी की पूरी है आपकी कार्बन साइकिल। इस यहाँ पर इस डायग्राम में भी ये कार्बन साइकिल यहाँ पर दिखाई गई है, इस चीज को आप यहाँ पर भी देख के समझ सकते हैं। चलिए अगली साइकिल देखते हैं, दैट इज योर ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन इज द मेन बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बाय प्रोडक्ट क्यों लिखा गया है, बाय प्रोडक्ट इसलिए लिखा गया है क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हमें पता है कि प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, दे आर प्रोड्यूसर्स, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब करते हैं और वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो दैट इज व्हाई ऑक्सीजन इज द मेन बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट इज इन्वॉल्व्ड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, carbon dioxide and water. The cycling of oxygen is a highly complex process. ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ऑक्सीजन occurs in a number of chemical forms and combinations. ऑक्सीजन हमें पता है कि ऑक्साइड वगैरह के फॉर्म में होती है, ठीक है। It combines with nitrogen to form nitrites. ये नाइट्रोजन के साथ फॉर्म होकर नाइट्राइट्स बनाती है, and with many other minerals and elements to form various oxides, जैसे कि आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड अदर्स। ऑक्सीजन का आपको पता है कि एलिमेंट्स के साथ मिलकर ऑक्साइड्स बनाती है, नाइट्रोजन के साथ मिलकर ये नाइट्राइट्स बनाती है। मच ऑफ द ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बाय सनलाइट। वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो सनलाइट की हेल्प से डिकम्पोज होते हैं और उससे भी कुछ ऑक्सीजन जो है वो बनती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इज रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर थ्रू ट्रांसपायरेशन एंड द रेस्पिरेशन प्रोसेसेस ऑफ प्लांट्स। ठीक है। चलिए अगली साइकिल जो है दैट इज योर नाइट्रोजन साइकिल। अब नाइट्रोजन के बारे में आपको पता है कि नाइट्रोजन इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एटमॉस्फेयर, कंप्राइजिंग अबाउट 78% ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो टोटल जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं उनमें सबसे ज्यादा जो पाई जाती है दैट इज योर कार्बन नाइट्रोजन। कितनी है, अराउंड 78%। ठीक है। इट इज ऑल्सो एन असेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि अमीनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, विटामिन एंड पिगमेंट्स। ठीक। Only a few types of organisms like certain species of soil bacteria and blue-green algae are capable of utilizing it directly in its gaseous form. अब ये है तो बहुत ज्यादा 78% है, लेकिन इसको आप और हम जो हैं वो सारे के सारे इसको नेचुरल फॉर्म में या इसके गैसियस फॉर्म में हम इसको कंज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है। कुछ स्पेशल टाइप के स्पीशीज हैं जैसे कि कुछ सॉइल बैक्टीरिया है और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो ही इसको डायरेक्टली इसके जो गैसियस फॉर्म है उसमें एब्जॉर्ब कर सकते हैं या उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बाकी कैसे यूटिलाइज करते हैं, नाइट्रोजन इज यूजेबल ओनली आफ्टर इट इज फिक्स्ड। आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन नाम की एक प्रोसेस सुनी होगी, है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं, है ना, जो लेग्यूमिनियस प्लांट्स में जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन की एक प्रोसेस करते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्स होने के बाद ही हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। 90% ऑफ द फिक्स्ड नाइट्रोजन जो है वो कैसी है, बायोलॉजिकल है। ठीक है। द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ free oxygen is the action of soil microorganisms and associated plants root on atmospheric nitrogen found in pore spaces of the soil. ठीक है। Nitrogen can also be fixed in the atmosphere by lightning and cosmic radiation. तो ऑक्सीजन जो 90% फिक्स होती है वो बायोलॉजिकल है और बाकी जो कुछ है वो थोड़ा बहुत आपके कह सकते हो आप इससे भी फिक्स होती है एटमॉस्फेयर के द्वारा, by lightning and by cosmic radiation. ठीक है। In the oceans, some marine animals can also fix them. ठीक। After atmospheric nitrogen has been fixed into an available form, green plants can assimilate it. Green plants उसके बाद उसको absorb कर सकते हैं.
हर्बीवोरस एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स इन टर्न कंज्यूम सम ऑफ इट, क्योंकि प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं और हर्बीवोरस एनिमल्स जो है, जो शाकाहारी पशु है या जो इंसान है, वो जब प्लांट्स कंज्यूम करेंगे तो वो भी उसका कुछ पार्ट जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं। Dead plants and animals excretion of nitrogenous waste are converted into nitrites by the action of bacteria present in the soil। ठीक है कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो है या फिर जो एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इन द नाइट्राइट्स। ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल, जो बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो उसको नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सम बैक्टीरिया कैन इवन कन्वर्ट नाइट्राइट्स इनटू नाइट्रेट्स, वो नाइट्राइट्स जो है उसको नाइट्रेट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट कैन बी यूज्ड अगेन बाय ग्रीन प्लांट्स, वो अगेन दोबारा से ग्रीन प्लांट्स उसका यूज कर सकते हैं। देयर आर स्टिल अदर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्राइट्स इनटू फ्री नाइट्रोजन। ठीक है, कुछ इस तरीके के बैक्टीरिया भी होते हैं जो नाइट्राइट्स को वापस से फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, जिस प्रोसेस को बोला जाता है डीनाइट्रिफिकेशन। तो आप एक तरीके से देख सकते हैं कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन आया, किस तरीके से उसका फिक्सेशन हुआ, कुछ नाइट्रेट्स बना, फिर कुछ नाइट्राइट्स बना, और कुछ बैक्टीरिया इस तरीके कैपेबल भी होते हैं कि वो वापस से नाइट्राइट्स को फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये भी एक तरीके का पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो गया नाइट्रोजन का। ठीक है, ये यहां पर डायग्राम की हेल्प में दिया गया है, आप इसको देख के यहां से भी समझ सकते हैं। चलिए कुछ अदर मिनरल साइकिल्स के बारे में देख लेते हैं, क्या यहां पर लिखा गया है। अदर देन carbon, oxygen, nitrogen and hydrogen being the principal geochemical components of the biosphere, many other minerals also occur as critical nutrients for animal and plant life। तो इन चारों के अलावा यानी कि कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ और भी ऐसे मिनरल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्ट करते हैं एज अ क्रूशियल एलिमेंट्स या क्रिटिकल एलिमेंट्स फॉर एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ। These mineral elements required by living organisms are obtained initially from इनऑर्गेनिक सोर्सेज, उनको इनऑर्गेनिक सोर्सेज से ऑब्टेन किया जाता है, जैसे कि फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम एंड पोटेशियम। ठीक, दे यूजुअली अकर एज सॉल्ट्स। अब ये किस फॉर्म में मिलते हैं, ये सॉल्ट्स के फॉर्म में मिलते हैं, डिसॉल्व्ड इन सॉइल वाटर और लेक्स, स्ट्रीम्स एंड सीज। ठीक है, मिनरल सॉल्ट्स कम डायरेक्टली फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। जो मिनरल सॉल्ट्स हैं वो डायरेक्टली कहां से आते हैं, बाय द अर्थ क्रस्ट बाय विदरिंग, whereas the soluble salts enter the water cycle, eventually reaching the sea। ठीक है, जो मिनरल सॉल्ट्स होते हैं वो अर्थ क्रस्ट से आते हैं बाय द विदरिंग प्रोसेस, और जो सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं वो वाटर साइकिल में एंटर करके सी में पहुंच जाते हैं। ठीक है, अदर सॉल्ट्स आर रिटर्न टू द अर्थ सरफेस थ्रू सेडिमेंटेशन। ठीक है, सेडिमेंटेशन की प्रोसेस हमने सेडिमेंट्री रॉक्स के टाइम पर पढ़ी है कि किस तरीके से लेयर फॉर्मेशन होता है। एंड आफ्टर विदरिंग दे अगेन एंटर द साइकिल, और विदरिंग होने के बाद वो वापस से साइकिल में एंटर कर जाते हैं। All living organisms fulfill their mineral requirements from mineral solutions in their environment। जो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी मिनरल रिक्वायरमेंट कहां से पूरी करते हैं, फ्रॉम दी मिनरल सॉल्यूशंस इन देयर एनवायरमेंट। उनके एनवायरमेंट में जो भी मिनरल सॉल्यूशंस होते हैं वहां से करते हैं। अदर एनिमल्स रिसीव देयर मिनरल नीड्स फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स दे कंज्यूम। ठीक है, अदर एनिमल्स जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स से जिनको वो कंज्यूम करते हैं वहां से अपनी मिनरल नीड्स को पूरा करते हैं। After the death of living organism, the minerals are returned to the soil and water through the decomposition and flow। तो यहाँ पर decomposers काम करते हैं, और जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, वो डेड हो जाता है, तो मिनरल्स जो है वो रिटर्न कर जाते हैं, वापस चले जाते हैं सॉइल में एंड वाटर में थ्रू या डिकम्पोजिशन एंड फ्लो। ठीक है, लास्ट इसका एक सेक्शन बचा हुआ है, इसको जल्दी से देख लेते हैं, अबाउट द इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस क्या है, देखिए, इकोलॉजिकल बैलेंस इज अ स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम within a community of organisms in a habitat or ecosystem। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है, यानी कि इक्विलिब्रियम तो है, एक बैलेंस तो है, लेकिन डायनामिक है, यानी कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं है, ये चेंज होता रहता है। और कहां पर होता है, विद इन अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ हैबिटेट और इकोसिस्टम। इट कैन हैपन when the diversity of the living organisms remain relatively stable। तो ये तभी हो सकता है, लेकिन जो डाइवर्सिटी है वो थोड़ा सा स्टेबल रहे, बहुत ज्यादा उसमें अनस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। Gradual changes do take place, but that happens only through natural succession। क्योंकि कुछ चेंजेस तो होते हैं डाइवर्सिटी में भी, लेकिन वो नेचुरल सक्सेशन की वजह से होते हैं। नेचुरल सक्सेशन क्या होता है इसको हम आगे देखते हैं। It can also be explained as a stable balance in the number of each species in an ecosystem। इसको एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि ये एक स्टेबल बैलेंस है इन द नंबर ऑफ ईच स्पीशीज इन द इकोसिस्टम, यानी कि हर स्पीशीज का जो नंबर है उसमें एक स्टेबल बैलेंस है। दिस अकर्स through competition and cooperation between different organisms where populations remain stable। और ये होता कैसे है, through the process of competition and cooperation, यानी कि आपस में compete भी करते हैं और एक दूसरे के साथ cooperate भी करते हैं।
ठीक है। दिस बैलेंस is brought about by the fact that certain species compete with one another determined by the environment in which they grow. मैं बता रहा हूं कंपटीशन होता है. This balance is also attained by the fact that some species depend on others for their food and sustenance. तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कोऑपरेशन हो गया, क्योंकि जिस चीज पर आप डिपेंड कर रहे हैं आप उसके साथ कंपीट नहीं कर सकते. ठीक है ना. चलिए, तो such accounts are encountered in vast grasslands where the herbivorous animals जैसे कि deer, zebra, buffalo, etc. are found in plenty. ठीक है. On the other hand, the carnivorous animals जैसे कि tiger, lion, etc. that are not usually in large numbers hunt and feed on the herbivorous, thereby controlling their population. तो herbivorous animals जो है उनको carnivorous animals उनको hunt करते हैं, उनको feed करते हैं. तो इस तरीके से जो herbivorous animals है उनकी population जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कंट्रोल में रहती है. In the plants, any disturbance in the native forest, such as clearing the forest for shifting cultivation, usually brings about a change in the species distribution. क्योंकि species का कोई distribution है, आप क्या कर रहे हैं, आप forest को clear कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा कि जो species का distribution है उसमें एक तरीके से change आ जाएगा. और इस change की वजह से क्या होगा, this change is due to the competition where the secondary forest species such as grasses, bamboos or pines overtakes the native species, changing the original forest structure. अब वहां पर क्या हो रहा है कि आपने फॉरेस्ट को क्लियर करा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो सेकेंडरी फॉरेस्ट स्पीशीज है जैसे कि ग्रासेस हैं, बैम्बूज हैं या पाइन्स हैं, अब वहां पर क्या होगा कि जो नेटिव स्पीशीज से उससे ये ज्यादा हो जाएंगे. तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उस एरिया में पहले कोई और स्पीशीज था और जब आपने वो फॉरेस्ट क्लियर कर दिया तो वहां पर ये सारे स्पीशीज है. ठीक है. तो इनकी जो संख्या है, जो इनका अमाउंट है वो बढ़ जाएगा. तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि कुछ समय के बाद वो जो फॉरेस्ट का एरिया था, जो स्ट्रक्चर था, वो नेटिव स्पीशीज के अलावा अब वहां पर ये जो प्लांट्स हैं यानी कि ग्रासेस, बैम्बू, पाइन्स वगैरह हैं, ये बढ़ जाएंगे. ठीक है. तो वो एरिया एक तरीके से आप कह सकते हैं चेंज हो गया. इसी को बोला जाता है सक्सेशन. ठीक है. इकोलॉजिकल बैलेंस मे बी डिस्टर्ब्ड ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज, नेचुरल हैजार्ड्स और ह्यूमन कॉजेस. ठीक है. ये मैं आपको बताया कि आप कोई नया स्पीशीज लेके आएंगे तो वहां से एक बैलेंस चेंज होगा, या फिर कोई नेचुरल हैजार्ड्स आता है कि जहां पर जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज थे वो वहां से हट गए, या फिर ह्यूमन कॉजेज इस तरीके के क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट से भी जो है वो एक बैलेंस जो है वो चेंज हो जाता है. ठीक है. ह्यूमन इंटरफेरेंस हैज अफेक्टेड द बैलेंस ऑफ प्लांट कम्युनिटीज लीडिंग टू डिस्टर्बेंसेस इन द इकोसिस्टम. ह्यूमन इंटरफेरेंस उसी तरीके का जो कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट टाइप है. सच डिस्टर्बेंसेस ब्रिंग अबाउट न्यूमरस सेकेंडरी सक्सेशंस. तो इसके क्या होगा कि सक्सेशंस जो है वो बढ़ते चले जाएंगे. ह्यूमन प्रेशर ऑन द अर्थ रिसोर्सेज हैज पुट अ हेवी टॉल ऑन द इकोसिस्टम. ठीक है. ह्यूमन प्रेशर जो पड़ा है अर्थ के रिसोर्सेज पे, उससे क्या हुआ है कि इकोसिस्टम पे बहुत ज्यादा मतलब भारी मात्रा में उसका कह सकते हैं इफेक्ट पड़ा है. ठीक है. दिस हैज डिस्ट्रॉयड इट्स ओरिजिनलिटी एंड हैज कॉज्ड एडवर्स इफेक्ट टू द जनरल एनवायरनमेंट. क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो ओरिजिनल था वो हमने चेंज कर दिया, तो अब उससे क्या हुआ है कि जो जनरल एनवायरनमेंट है उस पर काफी ज्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ा है. इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस हैव ब्रॉट मेनी नेचुरल कैलामिटीज. क्योंकि ये कुछ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हुआ है, उससे कई ज्यादा नेचुरल कैलामिटीज भी आई है, प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, जैसे कि फ्लड्स है. ठीक है. लैंडस्लाइड्स हुए हैं, डिजीजेस भी हुई हैं, कुछ इरेटिक क्लाइमेटिक अकरेंसेस हुए हैं. ठीक है. और भी कुछ है. ठीक है. there is very close relationship between the plant and animal communities within a particular habitat. ठीक है. Diversity of life in a particular area can be employed as an indicator of the habitat factor. क्योंकि habitat के ऊपर बहुत ज्यादा, आप एक जगह पर कोई प्लांट है और वहां पर कोई एनिमल भी रहते हैं, तो उनके बीच में एक अलग तरीके का आप कह सकते हैं कि डिपेंडेंस होगी, या उनके बीच में एक तरीके का एक रिलेशनशिप होगा. ठीक है. अब वहां पर जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है उस पर्टिकुलर एरिया की, उसको हम देख सकते हैं कैसे, एज एन इंडिकेटर ऑफ द हैबिटेट फैक्टर. ठीक. प्रॉपर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सच फैक्टर्स प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग द इकोसिस्टम. तो अगर हमें उस एरिया की, अगर हम उससे एरिया की या उस हैबिटेट की हमें प्रॉपर नॉलेज होगी, और अगर हम इन तरीके के फैक्टर्स को, जो उनके रिलेशनशिप का एक फैक्टर है, जो हैबिटेट फैक्टर है, अगर उसको हम अच्छे से समझ सकते हैं, तो वो हमारे लिए एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा. किसके लिए? फॉर प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग द इकोसिस्टम्स. ठीक है. तो ये चैप्टर यहां पर कंप्लीट होता है. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ. और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप नीचे सब्सक्राइब का बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, सो दैट कि आपसे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिस ना हो.
और अगर आपको बताए गए वीडियो में कुछ चीजें बताई गई हैं जिनसे आपको समझ में नहीं आई है, आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो प्लीज वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपना फीडबैक भी आप हमें दे सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे फेसबुक पेज, हमारे ट्विटर पेज, हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे लिंक्डइन प्रोफाइल को भी आप फॉलो कर सकते हैं और आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी। तो बहुत जल्द अगले पार्ट के साथ, अगले चैप्टर के साथ, चैप्टर 16 जो कि लास्ट चैप्टर होने वाला है इस बुक का, उसको हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम ज्योग्राफी की ही कोई नई बुक, कोई नया कोर्स स्टार्ट करेंगे और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और भी एग्जाम्स हैं जिनको हम बहुत जल्दी कैटर करना स्टार्ट कर देंगे। तो प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। एक बड़ी कम्युनिटी बनाने की हमारी कोशिश है, इसमें हमारी मदद कीजिए। जल्दी मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। टिल देन, थैंक यू, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।